धैर्य के साथ ईमानदारी से अपना काम करते रहिए साहब। परिणाम अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, धीरज के साथ खुद को समायोजित करते हुए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हुए, तो परिणाम आपके मेहनत का आपको अवश्य ही मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की जो हमने पुस्तक चला रखी है, अंतरा भाग 1, उसका 14वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। संध्या के बाद, जो पंत साहब द्वारा रचित है। और ये संध्या के बाद किस संकलन से लिया गया है वो आप कमेंट करके बताना। कल वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, मतलब कल का जो पहला पार्ट था इस वीडियो का, उसके अंदर। तो पहला पार्ट तो हमने कल देख लिया था, जिसमें कुछ पंक्तियों की व्याख्या देखी थी और पंत साहब का जो परिचय वगैरह वो तमाम चीज़ें हमने देखी थी। वो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। आज दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर हम आगे की व्याख्या है जो देखेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो आप। जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना, आप देखने वाले सभी साथियों से अनुरोध है, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब है जो वीडियो को सजेस्ट करेगा, भेजेगा। और सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करें आप, ताकि फ्री में ग्रेड फर्स्ट सेकंड का पूरा पाठ्यक्रम का लाभ वो भी ले सके। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लेना, ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं आप, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 4300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही टेस्ट सीरीज की योजना भी चल रही, तो वो भी, उससे भी मैं आपको अवगत करवा दूंगा किस प्रकार से क्या हम करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस पाठ को, आगे व्याख्या को। कि शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन, तट पर बगुलों सी विधवाएं जय जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, और दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। और आगे क्या है कि स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, और सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित कंठों का स्वर। इतने को हम देखते हैं, इतने की व्याख्या देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, लय कंपन जो आया, आवाज का कांपना, लय कंपन आया। लय मतलब अपनी आवाज जो है और उसका कंपन, यानी कि आवाज का कांपना। आवाज कांपने लगती है ना कभी कभार, वो लय कंपन, आवाज का कांपना। दीप शिखा, जो दीप शिखा है, इसका अर्थ हो जाएगा अपने दीपक की लो। दीप यानी दीपक, शिखा यानी लो। एक तरीके से दीपक की क्या हो जाएगी, दीप शिखा, दीपक की लो। कलश घड़ा होता ही है। आगे बात करें, नभ में उठकर गढ़ता नीराजन, तो नभ यानी आकाश, निरांजन यानी, यहाँ पर लिखो निरांजन यानी आरती। ये जरूर ध्यान में रखना इस शब्द को, निरांजन यानी आरती। तट यानी किनारा होता है। वृद्धा यानी बूढ़ी स्त्रियां। मंत्र का हो जाएगा आपके धीमी। मंत्र होता है ना, कि मंत्र गति से क्या हो जाएगा, धीमी, स्लो। ठीक है। गति अंचाल। अंतर रोदन है हृदय का रोना। अंतर रोदन का मतलब क्या हो जाएगा, अंतर यानी अंदर, हृदय का रोना। ध्यान में रखना इस शब्द को, हृदय का रोना। अंतर रोदन यानी हृदय का रोना। तमस से आपको पता ही है, तमस का हो ही जाएगा आपके क्या, अंधकार। और खग यानी सोन, खगों यानी पक्षियों की। आर्द्र का यानी नम हो ही जाएगा, ये तो पता है आपको। नीरव का ध्यान में रखना, नीरव यानी चुप, शांत, खामोश, साइलेंट। मुखरित यानी आवाज करना। स्वर्ण यानी सोना हो ही जाएगा। गोरज यानी धूल जो गायों के पैरों से उड़ती है वो।
और कंठ गला स्वर आवाज। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर पंथ शाम का समय है और मंदिरों में जो शाम के माफ करें, मंदिरों में शाम के समय जो आरती वारती का कार्यक्रम जो शुरू हो जाता है उस समय से लेकर आगे का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं पंत साहब। देखिए कि शंख घंट बजते मंदिर में लहरों में होता लय कंपन। पंत साहब कहते हैं कि आरती की तैयारियां शुरू हो जाती है और उस समय वहां पर शंख और घंटे जो बजने लगते हैं और इससे क्या होता है, नदी की लहरों में कंपन होने लगता है। शंख घंट बजते मंदिर में और लहरों में होता लय कंपन। जैसे कि वो शंख बजते हैं, घंट बजते हैं, घंटे बजते हैं बड़े बड़े, तो जो लहरें हैं उन लहरों के अंदर क्या, नदी की लहरों के अंदर क्या होता है, कंपन होता है, अलग ही तरीके से वो हिलोरे से लड़ने लगती है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, आगे कवि कहता है दीप शिखा सा ज्वलित कलश, यानी जो मंदिर का कलश भी ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निरांजन। मंदिर का जो कलश है ना, वो भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की लो की भांति है, जो आकाश में ऊपर उठकर आरती करता जान पड़ता है। अब शाम का समय है और उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा, बिल्कुल एक तरीके से वो पीलापन लिए हुए, सोने का लिए हुए। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है उस समय की कि मंदिर का जो कलश भी है वो सूर्य के लालिमा के प्रकाश में क्या, दीपक की लो की भांति, ऐसे लग रहा है कि दीपक की कोई लो की भांति आकाश में ऊपर उठकर क्या करता है, आरती सा करता जान पड़ता है। नभ में उठकर करता निरंजन, निरंजन यानी आरती सा करता है जो जान पड़ रहा है। आगे बात समझे, बिल्कुल आसान सीधा सा है, बस थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना यहाँ पर। तट पर किनारे पर बगुलों से वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, और नदी के किनारे तट पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगुलों के समान प्रतीत होती है। देखिए यहाँ सवाल सीधा सीधा, तो पंक्तियों का भावार्थ तो आसान है, लेकिन आपको किसके लिए क्या उपमा दी गई है, किसके लिए क्या कहा गया है, वो जरूर ध्यान में रखना है। तट पर बगुलों से वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, कि तट के ऊपर, तट के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां अपने क्या बगुलों के समान प्रतीत होती है और वे जब तब में क्या मगन रहती है, जब तब में मगन है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछ लिया जाए, नदी के किनारे बूढ़ी विधवा जो स्त्रियां हैं वो किसके समान प्रतीत हो रही है, सवाल ये बन गया। तो ऑप्शन में बगुले दे दिया, कोयल दे दिया, कोयल दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो कबूतर दे दिया, तो यहाँ पर बगुलों सी किसके समान प्रतीत हो रही है, बगुलों के समान प्रतीत हो रही है। और विधवाएं जप ध्यान में मगन है, और वो क्या, जप में ध्यान करने में मगन रहती है। आगे देखिए, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। मंथर धारा में बहता यानी कि जो उनके मन की जो पीड़ा है नदी की भांति धीमी धीमी धारा में बह जाती है। उनके मन की जो पीड़ा है मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, अंतर यानी अंदर का हृदय का जो रोना है मंथर धारा में, जो नदी की जो बिल्कुल मध्यम रूप में धारा जैसे चल रही है, तो उनके मन की पीड़ा की जो नदी है ना, मन की पीड़ा नदी की जो धीमी धारा में है जो बह जाती है, और उनके हृदय का दुख बाहर से जो दिखाई नहीं देता। जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, जो अदृश्य यानी गति अंतर का जो रोदन है, हृदय का जो रोना है, वो अदृश्य बाहर से जो दिखाई नहीं देता है। आगे बात समझे, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है। देखिए, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, तो दूर आकाश में जो पक्षियों की उड़ती हुई एक पंक्ति रूप में पक्षी उड़ते हैं, तो अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है। तो सवाल पूछ लिया जाए, दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्ति किसके समान लग रही है, पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी है जो लगती है। दूर तमस में रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, और सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। और पक्षियों की अपनी जो पंक्ति है, अपनी चहचहाट जो शांत आकाश में क्या एक तरीके से गुंजार करती हुई जो आगे चल रही है, यूं समझिए आप, गुंजार करती हुई आगे जो चल रही है, आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। सोन खगों की पांति, जो उन संध्या के समय जो पक्षी है जो एक पंक्ति रूप में आगे चहचहाट कर रहे हैं, बिल्कुल शांत आकाश में गुंजार करती है जो आगे चली जा रही है, बिल्कुल आर्द्र ध्वनि, बिल्कुल ऐसे
कोई रोदन सा, नम सा, पीड़ा सी ध्वनि से नीरव, बिल्कुल शांत, नभ करती है मुखरित। शांत जो आकाश है, नीरव नभ जो शांत आकाश है, उसको क्या करती है, गुंजार करती है, जो चली जा रही है। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी, किरणों की बादल सी जलकर। स्वर्ण गोरज, संध्या के समय जब आपको पता है खेतों से जो लोग घर की ओर लौटते हैं, काफ़ी लोग गांव से होंगे तो उनको पता होगा ये बात कि संध्या के समय जब गायें घरों की ओर लौटती है ना, तो उनके जो खुरों से जो धूल उड़ती है, खुर यानी जो पैर होते हैं उनके, वो नीचे का नीचे हार्ड सा हिस्सा रहता है ना, उसको बोलते हैं खुर, नाखून कह सकते हैं उनके हमें। तो संध्या के समय, तो शाम के समय जो संध्या के समय गायें घरों की ओर लौटती है, तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है ना, वो ऐसे लग रही है कि सूर्य के प्रकाश से क्या लग रही है, सुनहरी हो गई है, एक तरीके से सुनहरी चमक रही है। ये मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादल की ये जो किरणें हैं ना, बादल की ये किरणें जल गई है। ठीक है, तो स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, ऐसे लग रहा है ये बादल की जो किरणें वो जल गई है, जो धूल उड़ रही है ना, वो इस प्रकार से सुनहरी, प्रकाश से सुनहरी हो जाए, चमकने लग जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है। सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। सनन, कोई चीज आती है ना, वो बोलते हैं सन, इस प्रकार से। तो जब आकाश में पक्षियों का जो कंठों का जो तेज स्वर गूंजता है ना, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, आकाश के अंदर जब पक्षियों के कंठों का, उनके जो पंखों का जो स्वर एकदम से तेज तरीके से जाता है, गूंजता है, तो वह आकाश में किस प्रकार से लगता है, जिस प्रकार से कोई सनन सनन करते हुए जो तीर निकल रहा हो। सनन तीर सा जाता नभ में, पक्षी बोलते जाते और उनके जो पंख एक पंक्ति के अंदर निकलते हैं ना, शौं करके, तो उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि सनन तीर सा जाता नभ में, आकाश में पक्षियों के कंठ का तेज स्वर गूंजता है और अपने पंखों का जो आवाज ध्वनि गूंजती इस प्रकार से, तो ऐसा लगता है कि आकाश तीर के समान सनन सनन करते हुए जो निकल जाता है। ये शाम के समय का यहाँ पर थोड़ा और वर्णन किया है कवि साहब ने। आ गई बात समझ में यहाँ पर? तो शाम के समय का जो वातावरण, उसका चित्रण है यहाँ पर। मंदिर का, नदी के तट का, आकाश में उड़ते पक्षियों का, इन सब का सजीव एक तरीके से अंक चित्रित हुआ है। यहाँ इन पंक्तियों में आया था दीप शिखा सा, बगुलों सी, स्वर्ण चूर्ण सी, इन सब में क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। दीप शिखा सा, बगुलों सी, स्वर्ण चूर्ण सी, तो यहाँ से सीधा सीधा सवाल है जो पूछा जा सकता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं, उनकी व्याख्या देखते हैं। देखिए साहब, आगे यहां पर यह है कि लौटे लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत शलत डगधर, और छिपे ग्रहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लौटे पेंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, और ऊँटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर, जाड़ों की सोनी द्वाभा में झूल रही निशि छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। आगे पंक्तियां और देखें कि बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कुकर, और हुआ करते शियार, देते विषण निशि बोला बेला को स्वर। आसान है, उतना कठिन है नहीं, सीधा सीधा आप समझ जाएंगे। देखिए, लोटे खग गायें घर लौटी, यहाँ से हमें देखना है लोटे खग गायें घर लौटी। इसमें देखिए खग यानी पक्षी हो जाता है, पहले भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। कृषक किसान हो जाता है, कोई श्रांत शलत थके हुए, ये जरूर ध्यान में रखना, श्रांत शलत यानी थके हुए, इसको ध्यान में रखना, थके हुए। ठीक है, एक शब्द ये हो गया। इसके बाद में हम देखें तो डग यानी बोलते हैं कत्ता, डग कदम, डग भर चाला वो, डग यानी कदम। और म्लान यानी मलिन,
मलान मलिन, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। मलिन मतलब थोड़ा फीके टाइप में। अगोचर यानी अदृश्य। और ये जरूर ध्यान में रखना, पेठ, लोट पेंट से व्यापारी भी। पेंट जो है ये जो हाट लगता है ना, हाट, साप्ताहिक गांव का बाजार, जरूर ध्यान में रखना इसको, ये पूछा जा सकता है अपने। ये हो जाएगा साप्ताहिक, सप्ताह से लगने वाला गांव में, साप्ताहिक गांव का क्या, बाजार, वो कहलाता पेट। ठीक है, जरूर ध्यान में रखना। द्वाभा यानी दोहरी चमक, दो आभा यानी द्वाभा, दोहरी चमक। ठीक है, जाड़ों की सोनी द्वाभा यानी दोहरी चमक, यानी संध्या का प्रकाश। निशिरात, निष्प्रभ यानी बिना चमक के बाद। विषाद, दुख, निराश। बिरहा यानी बिरहा का गीत। बिरहा जो है ये वो आया है विरह के गीत के लिए। कुकर आपको पता है कुत्ते। विषण यानी दुखी। ये जो यहाँ पर आया है विषण, इसको जरूर ध्यान में रखना, दुखी। देते विषण निशी, दुखी। अब देखिए व्याख्या देखते हैं। अब शाम का समय का वर्णन कर रहा है यहाँ पर कवि महोदय अपने। तो पक्षी, गायें अपने घरों को लौट रही है। लौटे खग, गायें घर लौटी। पक्षी भी अपने घरों को लौट रहे हैं घोंसलों में, गायें भी अपने मालिकों के साथ घर लौट रही है। लौटे कृषक शांत सरत डगबर, और किसान भी सारा दिन जो परिश्रम करके थका हारा जो है वो भी अपने थके हुए कदमों से घर है जो लौट रहा है, लौट रहे हैं किसान भी सारे। डग धर, कदम, एक एक कदम है जो धर के रखते हुए आगे चल रहा है। छिपे गृहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। और जो सभी अपने अपने घरों में क्या घुसकर छिप गए हैं, और यानी कि अंधकार के कारण अब तो उनकी छाया तक है जो दिखाई नहीं देती है, वो भी अदृश्य हो गई है, अगोचर हो गई है। छिपे गृहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। जो लौट रहे थे शाम के समय में किसान, पक्षी वगैरह सारे के सारे सब उसके सब अपने घरों में क्या है, छिप गए हैं, एक तरीके से घुस गए हैं अंदर, और अंधकार के कारण अब तो उनकी छाया तक है जो दिखाई नहीं देती, वो भी क्या हो गई है, अगोचर हो गई, अदृश्य हो गई है। आगे बात समझ में, अदृश्य हो गई है। और कौन लौट रहा है शाम के समय? लोट पेंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। दृश्य देखिए, नाव खड़ी हुई है। अब कौन, जो अपने गांव की जो पेंट है, जो बाजार है, व्यापारी भी अपने अपने घर उस बाजार से आते हुए नाव पर है जो बैठकर लौट रहे हैं। जाते घर उस पार नाव पर, नाव पर बैठकर उस पार है जो अपने घर के ओर जो लौट रहे हैं। और ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। और वे ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, इनके साथ में खाली बोरों पर बैठकर हुक्का है जो पी रहे हैं, क्योंकि सामान तो बाजार में बेच कर आ गए, अब वो भी शाम को सब बैठ कर लौटे। तो ऊंटों घोड़ों पर जो खाली बोरे है, उनके साथ में ऊंट है, घोड़े हैं, और खाली जो बोरे हैं उन पर बैठकर क्या पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। तो हुक्का कौन पी रहे हैं? यहाँ पर व्यापारी वर्ग पी रहा है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, हुक्का भर। जोड़ों की सुनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी। तो यहाँ पर आगे कवि कह रहे हैं कि सर्दियों की रात है, जाड़ों की सुनी द्वाभा, जाड़ों यानी सर्दियों की रात है, और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। एक तरीके से चारों तरफ क्या पसरा है? सन्ना, झूल रही निशी छाया गहरी, चारों तरफ क्या है, सन्नाटा सा पसरा हुआ है। जो द्वाभा यानी संध्या के समय जो धीमा प्रकाश है, उसमें रात की छाया गहराती जा रही है। बिल्कुल संध्या का धीमा प्रकाश और रात की छाया गहराती जा रही है। ये एक द्वाभा जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, यानी कि इसका अंधकार क्या, इस अंधकार में सभी लोग, सभी कुछ चीजें हैं जो डूबती जा रही है, यूं समझिए आप, सभी अपनी अपनी जगह लौट रहे हैं। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट गए लहरी। इसके अंदर, इस प्रकाश में, इस अंधकार में सब कुछ डूबता जा रहा है, यानी कि उनकी चमक जो फीकी पड़ती जा रही है। इसका प्रभाव किन किन पर पड़ रहा है? खेतों पर, घर पर, बाग बगीचों पर, पेड़ किनारे तथा लहरों पर भी पड़ रहा है। और ये सभी क्या है, अंधकार में डूबते जा रहे हैं। इस प्रकार से कल्पना करा, मतलब जैसे जैसे अंधकार बढ़ रहा है, ये सारे के सारे जो दिखने से बंद हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि अंधकार में ये डूब रहे हों। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, निष्प्रभ विषाद में। और खेत बाग गृह, ये सारे के सारे है जो
इनकी चमक है जो कम हो रही है। खेत बाग रथ ये सब के सब जैसे कि अंधकार में डूब रहे हैं। बिरहा गाते गाड़ी वाले, कवि आगे क्या कहता है जो ये रात का वातावरण है, इस प्रकार जो वातावरण बना है, तो बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख लड़ते कुकर। तो इस वातावरण जो गाड़ी वाहन है वो विरह का गीत गाते हुए चल रहे हैं। गाड़ी वाले विरह का गीत गाते हुए चल रहे हैं और रास्ते में कुत्ते भी भौं भौं करके क्या लड़ते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी वाले विरह का गीत गाते हैं और कुत्ते भौं भौं कर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। हुआ हुआ करते शियार देते विषण निशी बेला को स्वर। और रात की बेला में क्या, रात के समय में हुआ की आवाज़ें हैं जो शियार कर रहे हैं और इनके स्वरों में दुखी रात को भी मानो है जो आवाज़ मिल रही है, रात को भी मानो आवाज़ है जो मिल रही है कि निशी बेला को स्वर। अब जो रात का समय है उसका जो स्वर है देते विषण, ये भी है जो स्वरों में दुखी रात को भी मानो आवाज़ है जो मिल रही है इन सब की आवाज़ों के साथ में। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर भूख भूख जो हुआ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और शाम के समय पशु पक्षियों के साथ जो मनुष्य घर पर लौट रहे हैं, व्यापारी वर्ग जो लौट रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बात आ गई बात समझ में। आगे देखिए, कुछ और पढ़ लेते हैं हम आगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो भाई साहब लाइक ठोको। अभी लाइक नहीं करते हो यार आप लोग, लाइक के वैसे पैसे नहीं लगते आपके, न शेयर करने के पैसे लगते हैं, ना कमेंट करके अप्रिशिएट करने के पैसे लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री में निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर लगभग करवाया जा रहा है। तो आपको मेरा भी सहयोग करना चाहिए और साथियों का भी सहयोग करना चाहिए। मेरा तो इस प्रकार से सहयोग हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो चैनल पर और ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो जुड़ेंगे, और साथियों को शेयर करोगे तो उनकी वैसे मदद हो जाएगी जो ज़रूरतमंद है, 8-10 हज़ार रुपये देकर कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से और उसी गुणवत्ता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ आपको कंटेंट मिल रहा है, तो उनकी उस प्रकार से मदद हो पाएगी। तो भाई साहब जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं कि माली की मड़ई से उठ, माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धूमाली, मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, और मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी, कम करती उजियाला, और मन से कड़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, और दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। यहाँ तक देखते हैं। देखिए साहब, माली की मड़ई से उठ, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है कि मड़ई यानी कच्चा घर। इस शब्द को जरूर आप ध्यान में रखना, मड़ई यानी कच्चा घर। बाकी तो आसान सा ही है मामला, कच्चा घर। और नभ आकाश, धूमालिनी धुएं जैसा, प्रतीत हो रहा, धुएं जैसा। मंद धीरे, आभा चमक, हिम यानी बर्फ, अवसाद यानी दुख, और मंडल यानी घेरा मंडली। देखिए साहब कि माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धूमाली, और मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। कवि यहाँ पर क्या कहता है कि शाम होते ही गांव के जो माली के कच्चे घर से आकाश के नीचे धुआं सा उठने लगता है। क्यों उठने लगता है? अंदर वो कुछ पका वका रहा होता है चूल्हे के अंदर, तो जो उसका कच्चा घर से उससे धुआं उठता सा नजर आ रहा है। तो शाम होते ही गांव के जो मालिक के कच्चे घर से आकाश के नीचे धुआं सा उठने लगता है। माली की मड़ई से उठ, कच्चे घर से, नभ के नीचे, आकाश के नीचे नभ सी धूमाली, नीचे नभ सी धूमाली, तो वहाँ पर क्या धुआं सा है जो आकाश के नीचे धुआं सा उठने लगता है। शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई जा रही है। ठीक है क्या किया जा रहा है? आग जलाई जा रही है खाना पकाने के लिए। और मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, और ये धुएं की जो लकीर है हवा में ऐसे तैरती जान पड़ रही है। हवा की जो ऊपर धुआं उड़ रहा है तो हवा के अंदर ये धुएं की जो लकीर उसी बनी हुई है, इस प्रकार से जान पड़ती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो, नीले रेशम की हल्की सी क्या हो? जाली हो।
क्योंकि ऊपर आसमान का जो अपने कलर होता है नीला सा, और उसके अंदर धुआं बिल्कुल पतली सी लीक के समान जाता है, जैसे लग रहा है उसके अंदर एक मंद पवन में तिरती, मंद मंद हवा के अंदर तिरती, जैसे कि नीली रेशम की हल्की सी क्या हो, जाली हो। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। तो इसी समय पर गांव या कस्बे के जो दुकानदार है रोशनी के लिए क्या बत्ती जला लेते हैं। अभी शाम का समय, शाम से थोड़ा सा अंधेरा सब होने लगा, सब कुछ चीज़ें, घरों को लोग लौट जा चुके हैं, डूब रहा है, अंधेरा काफ़ी हो रहा है। तो जो माली है वो तो अपने कच्चे घर में खाने वाने का इंतजाम कर रहा है, और जो गांव कस्बे के दुकानदार होते हैं, जो गांव में कस्बे के होते हैं, क्योंकि हाट वाले तो चले जाते हैं, सप्ताह में एक बार लगता है, जो गांव या कस्बे के दुकानदार होते हैं रोशनी के लिए क्या बत्ती जला लेते हैं। जिस किसी के भी किराना का स्टोर होगा या कोई दुकान होगी, तो शाम के समय 7:30-8 बजे फिर वो लाइट रोशनी कर ले, बत्ती जला की थोड़ा उजाला कर ले, थोड़ी देर और बैठे रहेंगे। तो बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, तो गांव या कस्बों के दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला लेते हैं। और ये बत्ती जो होती है इसमें क्या बिल्कुल एक तरीके से जो लो होती है वो मंद सी होती है, रोशनी तो बहुत कम देती है। मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अधियारी, तो बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, और मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, धुआं अधिक देती है टिन की डबरी कम करती उजियाला। तो जो बत्ती जला लेते हैं, ये बत्ती क्या रोशनी तो बहुत कम देती है, परंतु धुआं है जो अधिक देती है। और सर्दी की इस रात में ये लो भी क्या ऊँगती सी जान पड़ती है। हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, तो हिम की इस जो सर्दी की इस रात है, इसमें ये जो बत्ती है जो रोशनी कम दे रही है, ये भी क्या ऊँगती सी जान पड़ती है एक तरीके से। और वहाँ टिन की डिबरी में बत्ती लगाकर जो जलाई जाती है, जिससे भी रोशनी क्या बहुत कम होती है। वहाँ टिन की डिबरी में बत्ती के अंदर जो आग जलाई जाती है वो क्या, जिससे रोशनी बहुत कम होती है। इस मंद रोशनी में मन का क्या जो दुख है वो आंखों के सामने जाला सा एक तरीके से प्रतीत होता है। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी करती कम उजियाला, बिल्कुल जो टिन की डबरी है ये चिमनी कह सकते हैं, वो उजियाला बहुत कम करती है। और मन के कड़ अवसाद शांति आंखों के आगे बोलती जाना, जो चिमनी का जो प्रकाश है मंद, वो इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे जैसे वो प्रकाश कम है तो जाला सा ऐसे आंखों के सामने इस प्रकार का जाला सा बन जाते, जैसे कि अपने जो दुख हों आंखों के सामने दुखों का सा एक जाला सा है जो बुनती नजर आती है, बुनता सा है जो प्रतीत होता है सामने। जैसे जैसे रोशनी कम होती है ऐसे लगता है कि यार दुख है जो बढ़ रहा है, दुखों का जाला है जो बढ़ रहा है, यानी कि गांव का दुकानदार है जो दुखी रहता है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। छोटी सी जो बस्ती है जो दुकानदार है वो दुखी रहता है, क्योंकि एक छोटी सी बस्ती है और इसमें लेन देन की बातें करना क्या व्यर्थ है। क्यों, छोटी सी बस्ती में क्या लेन देन होगा, क्या व्यापार होगा, तो लेन देन की बातें करना तो क्या थोती है, बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ ग्राहक न के बराबर है बिल्कुल, और दीपक की लो के चारों ओर सुख दुख ये जो मंडराते रहते हैं। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर, दीपक के चारों ओर मिलकर मंडराते घिर घिर दुख। जो से दीपक का जो जैसे जैसे जो लो है, जो डिबरी की लो है वो जैसे मध्यम से बिल्कुल थोड़ी सी है, तो उसको देख देख के जाला सा प्रतीत हो रहा, सोचता है यार सुख दुख का जो मतलब उससे बातें याद आती है, कहाँ सुख है, थोड़ा सा सुख है, और ये परेशानी कहाँ, लेन देन कहाँ, व्यापार चलता है। तो इसी उधेड़ बुन में उसका विचार है जो चलता रहता है। देखिए यहाँ पर संध्याकालीन वातावरण का वर्णन हो जाएगा इसमें, और संध्या के बाद जो रात्रि का प्रथम प्रहर है उसमें गांव में जो कुछ प्रक्रम होता है, जो कुछ काम धाम होते हैं वो वर्णन हुआ है। नभ सी धूमाली आया है, रेशम की सी हल्की जाली आया है, इनमें तो उपमा अलंकार है। नभ सी धूमाली, रेशम की सी हल्की जाली, इनमें क्या है, उपमा अलंकार है, पूछा जा सकता है। और साथ में माली की मड़ई यानी कच्चा मकान, और मौन मंद, इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है जो हो जाएगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलिए, तो आज साथियों हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी का जो बचा है वो तीसरे पार्ट में हो जाएगा। बाकी के जो भी पंक्तियाँ जितनी बची है कल की वीडियो में इसको हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि लगातार ज़्यादा देर तक मैं बोल नहीं सकता साहब, थोड़ी सी गले में दिक्कत है, आपको पता है इस बात का सभी को। तो ज़्यादा देर लगातार बोलने से फिर ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो यहाँ तक देखते हैं, इनको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी आपको।
वीडियो को लाइक कर दो, आप अभी तक नहीं किया है तो शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे ज़रूरी बात, आज मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है मेरा दूसरे यूट्यूब चैनल पर, आदि की आवाज़ पर, आदि की आवाज़ पर, कि सिस्टम से काम करो भाई साहब, सिस्टम से पढ़ाई करो, आपको 100% आपके अनुकूल रिजल्ट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन काम आपको सिस्टम से करना होगा, पढ़ाई आपको सिस्टम से करना ही होगी। तो मेरा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, उस पर जाकर उस वीडियो को जरूर सुनना, 7 मिनट का, और पूरा सुनना, एक एक चीज़ को समझना। आपके अंदर पढ़ाई की जो आग लग जाएगी और जुनून आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो सिस्टम से पढ़ाई करना है। ये वीडियो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर आप जरूर देखें, कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर करें। और पहली बार उस चैनल पर आप जाकर देखोगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।